जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, इस क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की कुछ टॉपिक्स जो कि ओम्स लॉ होने वाला है, रेजिस्टेंस होने वाला है और रेजिस्टिविटी होने वाला है, इन सबको ख़त्म करेंगे और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 होने वाला है। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। तो भाई फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है आज का वो है ओम्स लॉ। तो यार ओम्स लॉ हमारे एक जर्मन फिजिसिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम हुआ करता था। उन्होंने 1827 में हमें ओम्स लॉ लाकर दिया था। और बच्चा, ओम्स लॉ हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है। तो यार हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक तरफ वोल्टेज होता है जिसे हम V से डिनोट करते हैं, एक तरफ तुम्हारा करंट होता है जिसे हम I से डिनोट करते हैं, और इसी वोल्टेज को अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो भाई इन्होंने कहा क्या कि भाई सपोज ये तुम्हारा एक वायर है जिसे हमने लास्ट क्लास में कंडक्टर कहा था। तो यार अगर इस कंडक्टर का कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कांस्टेंट टेम्परेचर के टाइम पर इसके अंदर से जितना भी करंट फ्लो होगा वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V। तो भाई जो करंट इसके अंदर से फ्लो हुआ वो सीधे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन या प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल्स टू लगाना है, तो अपन लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे हो जाता है R। तो भाई देन हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल्स टू IR। और यहाँ से हमें रिलेशन पता चलता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। आप लोग ये वाला डायग्राम देख रहे होगे, ये ओम्स लॉ का डायग्राम है जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाता है। जो एक ग्राफ बन रहा है यही तुम्हारा रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ठीक है। इट इज़ अ यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ऐसा है? करंट आपका देखो ये रहा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, बिल्कुल सही है। द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, ये भी ठीक है। अब डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब क्या होता है? जब भी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि अगर तुम्हारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो तुम्हारा करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आपका जो करंट है वो तुम्हारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भाई जब तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो भाई करंट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला रेजिस्टेंस। यार हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो एक वायर होता है, जो एक कंडक्टर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, है ना, ऐसे करके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। कब कर रहे थे फ्लो? जब हमने इससे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। हमने जैसी बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने प्रोवाइड कराया पोटेंशियल डिफरेंस और तुम्हारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर दिए। और करंट की डायरेक्शन क्या हुई थी? ये वाली हुई थी तुम्हारी करंट की डायरेक्शन। बट यार जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे होंगे, इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो एक दूसरे टकराएंगे। अब टकराने पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड तो धीरे हो जाएगी, मींस करंट प्रोड्यूस होना बहुत धीरे धीरे हो रहा होगा। तो भाई उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो भाई इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो उनका स्पीड कम हो गया, देन तुम्हारा करंट का भी स्पीड कम हो गया, उसी को तो रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब इधर आओ, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। भाई किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो भाई ये वाला डायग्राम देखो, वोल्टेज जैसे आए इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं वोल्टेज की मदद से, और वोल्टेज की मदद से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हुए, मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ। अब वोल्टेज करंट को पुश कर रहा है आगे की तरफ कि भाई जाओ फ्लो, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करता है करंट को कि भैया नहीं फ्लो होने देना। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई? ओम होती है। तो भाई अभी फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं, V इज टू IR। तो भाई वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है तुम्हारी एम्पियर। देन उसके बाद रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम। इजी भाई, ये वाला डायग्राम देखो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट में जाओगे 1-1, 2-2 रुपए के आपको रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। उसके ऊपर ना आपको ऐसे स्ट्रिप्स देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट कलर्स की। तो जो ये डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप है ना, ये तुम्हारा सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो भाई बस इतना ये चीज़ याद रखना कि जो स्ट्रिप्स हैं डिफरेंट कलर शोज डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे,
भाई रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो भाई फर्स्ट तुम्हारा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, मीन्स तुम्हारा अगर मैं कहूँ ऐसे करके कंडक्टर है तो भाई कितना लंबा है ये, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ये वाला एरिया देख रहे हो, जो थिकनेस होती है तुम्हारे कंडक्टर की वायर की, वो एरिया कहलाता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देन नेचर ऑफ द मटेरियल, भैया किस मटेरियल का है, कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, जिंक का वायर है, गोल्ड का वायर है, सिल्वर का वायर है, किसका वायर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ ने क्या कहा था, भैया कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो आओ भाई फर्स्ट इन्होंने कहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब भैया ऐसे करके हम शो कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ेगी, तो अगर लेंथ कम होती जाएगी तो भैया रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि भाई एक तुम्हारा है शॉर्ट वायर और एक तुम्हारा है लॉन्ग वायर, तो भाई किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए? आप लोग फॉर्मूला देखिए, लेंथ अगर कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, भैया कम हो जाना चाहिए। तो शॉर्ट वायर मतलब भैया तुम्हारा लो रेजिस्टेंस और लॉन्ग वायर मतलब तुम्हारा हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। देन by the resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section, मतलब जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है ना वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैंने इतना पतला वायर बनाया है तो एरिया कम हो गया, एरिया जैसे ही कम हुआ रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने मोटा वायर बनाया है तो भाई इसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बिकॉज एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है। देन ये भाई नेचर ऑफ द मटेरियल को भी डिपेंड करता है कि किस चीज से मिलके बना हुआ है। एंड द लास्ट वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? आओ भाई अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो यार रेजिस्टिविटी बच्चा ना एक प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताती है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कितना स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ना कितना स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली है, थोड़ा लाइट है, तो भाई ये हमें रेजिस्टिविटी बताती है। अब ये रेजिस्टिविटी आई कैसे, तो यार हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन सेकंड हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो क्या हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन एरिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन हमें इसे अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा, तो इक्वल्स टू आएगा और इक्वल्स टू के साथ में कांस्टेंट भी आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट आया रो, ठीक है, ये तुम्हारा होता है रो, ठीक है। अब देखो इधर, रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन पूछेगा रेजिस्टिविटी क्या है, तो कह देना इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि हमें ये बताता है कि हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक। अब मेटल्स की बात करते हैं। भैया मेटल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है क्या वो ज़्यादा होता है, तुम कहोगे सर नहीं होता है, तो बस याद रखो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो अपोज कम होगा, तो जो तुम्हारी रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन जो इंसुलेटर और अलॉयज़ होते हैं इनके अंदर तुम्हारी हाई रेजिस्टिविटी होती है, और इसी वजह से जो तुम्हारे अलॉयज़ हैं वो एज अ हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिकॉज करंट फ्लो करोगे तो वो करंट आसानी से फ्लो होगा नहीं, जब करंट फ्लो होता नहीं है तो वहां पे जनरेट होता है तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। देन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ के ऊपर और थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेंथ और थिकनेस के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। इजी। अभी बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी की भाई यूनिट क्या आती है, डेरिवेशन क्या है। तो भाई रेजिस्टिविटी की यूनिट थी तुम्हारी ओम मीटर। आई कैसे, भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ये थी ओम। देन रो का तो हमें पता करना है, लेंथ किस में ली जाती है ऑलवेज, मीटर में, और एरिया ये लिया था मीटर स्क्वायर में।
अब भाई 1 एम से 1 एम कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये ओम मीटर आ जाएगा, जो कि भैया तुम्हारा रो की यूनिट हो जानी है, मीन्स रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जानी है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ये वाला चीज़ देखिए, जनरली वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास कि भाई जितने भी हाई एक्सटेंशन वायर ऐसे करके जा रहे होते हैं, ये या तो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं, और जनरली हम लोग अपने घरों में कॉपर के वायर का इस्तेमाल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? बिकॉज दे आर मेटलिक कंडक्टर, और मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है तो भैया रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी और करंट का फ्लो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि अगर मैंने कहा कि यार यहाँ पे ये तुम्हारा एक अलॉय है, ठीक है, ये तुम्हारा एक अलॉय से मिलके बना हुआ है, तो होगा क्या कि यार मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी, यहाँ से तुम्हारा करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ से क्या अंदर फ्लो होगा भाई, रेजिस्टेंस से रोकेगा। अब करंट रुकते 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 ऐसे करता हुआ जा रहा है, करंट जितना रुकेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना रुक के जाएगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब भैया ये तुम्हारा वायर है ना गर्म होता जाएगा। और इसी का फ़ायदा हम किस में उठाते हैं भैया? हम अपने घरों की इलेक्ट्रिकल आयरन में, हम हीटर में इस्तेमाल करते हैं, अलॉयस का, इंसुलेटर्स का, ठीक है। देन क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ओम मीटर। इसका मतलब क्या होता है? तो भैया इसका मतलब क्या होगा, देखो इधर भाई, रो इज इक्वल्स टू रो आर इंटू एरिया डिवाइड बाय एल। मैंने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो तुम्हारी रेजिस्टिविटी है कॉपर की 1.69 है, लो भैया 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले कंडक्टर में, जिसका लेंथ 1 मीटर है, अगर उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा 1.69 10⁻⁸ है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी हो जाएगी? इतनी ही हो जाएगी, ठीक है। इधर पढ़ के देखो, इफ वी टेक अ रॉड ऑफ कॉपर मेटल 1 मीटर लॉन्ग, कॉपर मेटल की रॉड कितनी मीटर लॉन्ग है? 1 मीटर, एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इतना ही होगा, जो कि रेजिस्टिविटी है। इजी। चलो आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी हीटिंग एलिमेंट्स। तो भाई द हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर आर मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई जो तुम्हारे अलॉयज होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो करंट को रोकते हैं, और करंट जब रुकेगा तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। अभी आप अपने इलेक्ट्रिक आयरन को कभी ख़राब हो जाती हो, सही कराने ले गए होगे, उसके अंदर ना ऐसे करके आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, ऐसे करके एक अलॉय का पूरा कॉइल डला रहता है। इसको अगर खोलोगे ना तो ऐसे 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 करके आपको कॉइल पूरी देखने के लिए मिलेगी। अब ये कॉइल है ना, ये किसकी बनी होती है? ये तुम्हारी कॉइल अलॉय मटेरियल की बनी हुई होती है, और स्पेसिफिकली तुम्हारी आयरन के अंदर नाइक्रोम वायर की होती है, ठीक है। अब यही सेम तरीका आपने अपने घरों के हीटर में भी देखा होगा, या फिर अपने मम्मी पापा से पूछना कि भाई कुछ ऐसे करके हीटर आया करता था क्या, ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे रॉड लगी रहती थी और इसके ऊपर ऐसे कॉइल रहती थी, पूछना अपने मम्मी पापा से, ठीक है, वो बताएंगे आपको डिटेल में। तो यार द पॉइंट इज़ कि यार जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करते हैं, हीटर को गर्म करते हैं, तो यार ये जो कॉइल होती है ना, ये लाल पड़ जाती है ना, ये कभी भी जलती नहीं है, और आप किसी चीज़ को गर्म करोगे बाकी सारी चीज़ आसानी चल जाएंगी। तो यार अलॉय की एक खासियत होती है कि वो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल, तो भैया करंट को फ्लो होने नहीं देगा, करंट फ्लो नहीं हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। दूसरी चीज़, डज नॉट गो ऑक्सीडेशन ईजिली इवन एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीडेशन मतलब भैया जलता नहीं है जल्दी, ऑक्सीजन को कंबाइंड नहीं होने देता है, और जब कंबाइंड नहीं होगी ऑक्सीजन तो भैया वो तुम्हारा रेड हॉट होता जाएगा, लेकिन कभी भी जलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आता है नाइक्रोम अलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप भाई आपका आंसर होना चाहिए नाइक्रोम हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, सेकंड वन इज नाइक्रोम डज नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो आगे। तो भाई यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको ट्राई करते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूले सीखे हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, करंट कितना होगा
फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, भैया वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है। भाई हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज टू आई आर होता है। V कितना है, 220 है, I कितना है निकालना है, R कितना है 1200 है। एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 60 टाइम्स, और करंट आपका कितना आ गया है, 11/60 एम्पियर आपका करंट आ गया। इजी। चलो सेकंड वाला, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है, कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और करंट कितना ड्रॉ करता है ये भाई, ये करता है 4 एम्पियर। देन व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, भाई हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा, मतलब भैया आपसे अगेन करंट ही पूछ रहा है। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तुम्हारा 120, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हारा 120, तो भाई ये तो केसेस हो गए, ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया, ये तुम्हारा सेकंड केस हो गया। अब तुम्हारे मन में कन्फ्यूज़न कि सर पहले तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक हीटर था 60 वोल्टेज पे वर्क कर रहा था तो 4 एम्पियर ले रहा था, लेकिन अब वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर 120 वोल्टेज पे वर्क कर रहा है तो कितना करंट लेगा। तो यार इमेजिन करो, हमने ओम्स लॉ के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि आर तुम्हारा कांस्टेंट होता है किसी भी एक सर्टेन मटेरियल के लिए। तो यार इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो चेंज तो नहीं हुआ होगा वोल्टेज बढ़ाने पे, तो मतलब यहाँ से मैं आर निकाल के वही सेम आर यहाँ पे रख सकता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है। तो आइए निकालते हैं। तो भाई V इज टू आई आर, V मेरा 60 है, I मेरा 4 है, ये रेजिस्टेंस 4 से 15 टाइम्स कट जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा आ गया 15 ओम, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस कितना रखूँगा, 15 ओम। देन अगेन मैं V इज टू आई आर लगाऊंगा सेकंड केस के लिए। V मुझे 120 दे रखा था, I मुझे पता नहीं है, रेजिस्टेंस मेरा 15 है ना। और ये आप 15 से 3 से 5 टाइम्स काटोगे, 3 से 4 टाइम्स काटोगे, और 5 से देन आप 8 टाइम्स काट सकते हो। तो भैया करंट कितना ले रहा होगा, वो तुम्हारा 8 एम्पियर ले रहा होगा। इजी। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 ओम। क्वेश्चन ने क्या पूछा, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो भैया R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एरिया, और इसको चेंज करेंगे तो भाई रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय A डिवाइड बाय L। अब तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, एरिया कितना था 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 2 मीटर, 2 से 2 भैया कट गया, 1.7 रह गया, 10⁻⁻2 10⁻⁻6, जब बेस सेम होते तो पावर होती है ऐड, लेकिन भैया दोनों तरफ माइनस है तो भाई ये आ जाएगा -8। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकाली थी हमने निकाली थी ओम मीटर, तो भाई ये आपका आंसर हो जाना है। इजी। देन ये 4th वाला क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे कि भाई आपका आंसर क्या आया है। जिनको समझ में आ गया भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिनको नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो अगेन देखना, स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, देन नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को अगेन आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। तो भाई थैंक यू चैंपियंस।